हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये हमारी यूनिट 3 है। भाई आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। भाई इससे पहले हमने 2 यूनिट और कर चुके हैं। हमारी पहली थी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड हमारी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। भाई ये हमारे बायोपॉलीमर होते हैं। अब केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड का हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। हम पहले लेक्चर में जानने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में क्लासिफाई करेंगे, सारी की चीजों के बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे तो इनका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर एनालिसिस करेंगे। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से जुड़े होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कितनी सब यूनिट पाए जाते हैं जिनसे मिलकर हमारे ये बने होते हैं। भाई आपको अगर मैं बताऊं, हमने अभी तक ये हमारी 3rd यूनिट चल रही है और यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ा था भाई? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 2nd यूनिट में हमने पढ़ा प्रोटीन। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लिक एसिड। भाई ये तीनों ही हमारे एक बायोपॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? हमारे बायोपॉलीमर होते हैं। नेचुरल पॉलीमर होते हैं भाई, इनको हम किसी कंपनी में या लैब में नहीं सिंथेसिस करते, ये हमारे नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सबके अंदर होते हैं। भाई हम हैं, हमारी पूरी बॉडी इनसे मिलकर बनी है। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट के पास जाओ, बिल्डिंग ब्लॉक के लिए प्रोटीन के पास जाओ, और जो भी हम कर पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी जेनेटिक जो भी हमारी प्रोसेस चलती है वो सब हमारे न्यूक्लिक एसिड संभालते हैं। भाई हमारे बायोपॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, इसी से सारे के सारे जितने भी जीव हैं सब मिलकर बने होते हैं, है ना। तो अगर हम इनकी बात करें, ये हमारे बायोपॉलीमर है, तो भाई पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है? पॉलीमर हमारा मिलकर बना होता है भैया किससे? मोनोमर से। किससे मिलकर बना होता है? मोनोमर से। एक चीज में यहां पर एक तीनों के बीच में रिलेशन आपको बताना चाहता हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा नाम हम इसको बोल सकते हैं और वो होता है इसका पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसैकेराइड्स। भाई पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट की पूरी चेन होती है उसको हम पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। अगर सर प्रोटीन का भी ऐसा कोई नाम होगा क्या? बिल्कुल है। अगर मैं प्रोटीन के नाम की बात करूं, जैसे प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। मैंने आपको बताया होगा, जब आपने क्लास की होगी तो वहां पर मैंने आपको जरूर बताया होगा कि प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहेंगे। अब अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें, सर इसको भी कुछ ना कुछ नाम देंगे क्या पॉलीमर में? बिल्कुल नाम देते हैं भाई। इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। भाई अब आपको एक चीज कॉमन समझ लीजिए, मैंने क्या कहा है सर? कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड हो, ये तीनों ही हमारे बायोपॉलीमर होते हैं। और बायोपॉलीमर होते हैं तो सर ये पॉलीमर का इनका नाम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ये पॉलीसैकेराइड कहा जाता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, न्यूक्लिक एसिड हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। इतना सर क्यों जाना हमने? जाना ये है, अगर हम इनके मोनोमर की भी बात कर लें। किसकी बात कर लें भैया? मोनोमर। इन सबके मोनोमर क्या है? तो पॉलीसैकेराइड जो होता है यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, किसका मिलकर बना होता है भैया? ये बना होता है सर मोनोसैकेराइड्स का। किसका बना होता है? मोनोसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं और पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर लेते हैं। पहली बात समझ में आई? ठीक है सर। दूसरी बात, सर प्रोटीन किसकी बनी होती है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। सर इनकी जो मोनोमर यूनिट है वो होती है हमारे पास अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगे, जुड़ेंगे, पेप्टाइड्स बनाएंगे, फिर पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे। ये हमारे प्रोटीन का मोनोमर हो गया। वैसे ही हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, भाई न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा किसका होता है? ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, दैट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस न्यूक्लिक एसिड। तो आपको एक चीज पता पड़ी, क्या पता चल गया? सर ये हमारे बायोपॉलीमर है, पॉलीमर तो इनका मोनोमर भी होगा। कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड होता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। सर इनको जाना क्यों? अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना न्यूक्लिक एसिड। तो भाई न्यूक्लिक एसिड में अब हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं भाई न्यूक्लिक एसिड। और आपको पता है भाई न्यूक्लिक एसिड का हमारा एक दूसरा नाम भी होता है
न्यूक्लिक एसिड का दूसरा एक और नाम होता है, और उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बताया था ना भी, क्या बोलते हैं हम इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको हम बोलते हैं। ये हमारा एक बायोपॉलीमर है, इसको हमने बता दिया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हमारा एक बायोपॉलीमर होता है। सही सर, ये बायोपॉलीमर है तो किसी न किसी यूनिट से तो मिलकर बना होगा। बिल्कुल सही बात है सर, अगर ये हमारा बायोपॉलीमर है तो किसी न किसी यूनिट से मिलकर बना होगा, और वो यूनिट कौन सी होगी इसको भी जान लेते हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है भैया, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनकर बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से। जानना ये जरूरी है, जानना क्या जरूरी है सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, इट्स ए पॉलीमर। ये हमारा क्या है, एक पॉलीमर है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो ये क्या है, इसका मोनोमर होता है। क्या होता है हमारा, मोनोमर होता है। अब बात ये आती है सर, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जैसे इसकी एक यूनिट निकाली, अब ये दिखने में कैसी होती है, क्या ये भी किसी न किसी से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है ये भी किसी न किसी यूनिट से मिलकर बना होता है। सर ये किसका बना होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, अगर हम इसकी बात करें तो भाई न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है भाई। किससे मिलकर बना होगा, दो चीजें। वो कौन कौन सी चीजें होती है भाई, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, मैंने साइड में कर दिया, न्यूक्लियोसाइड। और दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है PO4 3 नेगेटिव। PO4 पे कितने नेगेटिव होता है, 3 नेगेटिव होता है। स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते तो ये कर सकते हो, P डबल बॉन्ड O, और बाकी 3 ऑक्सीजन है और उन तीनों पर एक एक O नेगेटिव, इस तरह से आ जाए। इसको हम PO4 नेगेटिव 3 नेगेटिव बोलते हैं। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इसमें हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। अगर हम बात करें सर न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड भी कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड भी हमारा क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, और वो दो चीजें क्या होती है वो भी हम जान लेते हैं भाई। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की करूं बात भाई, तो न्यूक्लियोसाइड मेरा दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, और दूसरे होते हैं हमारे पास, एक होते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस, जिसे हम ऑर्गेनिक बेसिस भी बोल सकते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर ये हमारे पास होता है, नाइट्रोजनस बेस और दूसरे हमारे पेंटोज शुगर। अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करूं भाई, या पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं पहले, चले। पेंटोज शुगर जो होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं भाई दो। कौन कौन से होते हैं दो पेंटोज शुगर, अगर मैम दो पेंटोज शुगर की बात करें, तो एक तो होती है हमारे पास राइबोज शुगर, राइबोज, और दूसरी होती है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। दो हमारे पास शुगर होती हैं, एक होती है हमारे पास राइबोज शुगर, और दूसरी होती है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर का अगर हम बात करें भाई, ये पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन है भाई। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कौन सा, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, मोनोसैकेराइड होता ना, और उसका फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था CXH2O का होल X, मोनोसैकेराइड के लिए। X पेंटोज है तो X की वैल्यू कितनी रख देंगे, 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा C5H2O का होल 5। यहां से 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, H10O5, यही तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम बात करें सर राइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C5H10O5। सर ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, राइबोज शुगर का। ये वाला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा राइबोज शुगर का। यहीं पर हम बात करते हैं सर डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं डीऑक्सीराइबोज का, डी का मतलब होता है निकलना, जैसे आपने पढ़ा है डिहाइड्रेशन, वाटर निकल जाना, डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल जाना। डी का मतलब होता है निकालना, इसने क्या बोला, डीऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोज का मतलब है कि राइबोज से एक ऑक्सीजन को निकाल दीजिए। अगर मैं एक ऑक्सीजन यहां से निकाल देता हूं तो क्या बचेगा भाई, C5 रहेगा, H10 रहेगा, लेकिन O कितना हो जाएगा, 4, O हो जाएगा हमारा 4 भाई। ये है हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हमारे पेंटोज शुगर भाई दो हैं हमारे। इन सब के आप टेंशन ना लो, इन सब के स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं
पेंटो शुगर के स्ट्रक्चर क्या होंगे, चाहे आपके वो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, चाहे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, कौन सी आपके न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है या आरएनए है, उसमें कौन सी शुगर कहाँ प्रेजेंट है, वो सारी चीज जानने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं भाई इस चीज के बारे में ना। पेंटो शुगर हो, नाइट्रोजनस बेस है, उनके स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद पूरी की पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे विद स्ट्रक्चर। आपको ऐसे नहीं कि डीएनए मैंने इस तरह से बना दिया 2 लाइन और बता दिया हाँ जी डीएनए को है, ऐसे नहीं, बिल्कुल डिटेल में डीएनए देखने वाले हैं, या बिल्कुल डिटेल में आपका क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड को देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। आपको सारी चीजें बहुत सिंपली नजर आएंगी, टेंशन न लीजिए। आगे चलिए अब बात करते हैं। तो ये तो हो गया भाई पेंटो शुगर। पेंटो शुगर क्या होता है, राइबो शुगर होती है भाई, डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। अभी इसके बाद देखते हैं हमारे पास में है नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होते हैं हमारे पास प्यूरिन बेस, क्या होता है, प्यूरिन बेस, और दूसरे हमारे होते हैं पिरिमिडिन बेस। दूसरे कौन से होता है, पिरिमिडिन बेस, पिरिमिडिन बेस होते हैं, ठीक है ना भाई। ये हमारे पास 2 टाइप के हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। कौन सा कहां पाया जाता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ओवरऑल कंसेप्ट हम जान रहे हैं इस वक्त, क्या जानने वाले भाई, ओवरऑल कंसेप्ट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्यूरिन बेस की बात करें भाई, ये हमारा बाईसाइक्लिक होता है। क्या होता है, बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, इसमें 2 साइक्लिक रिंग पाई जाएंगी, और पिरिमिडिन बेस होता है वो मोनोसाइक्लिक होता है। इन सब के स्ट्रक्चर हम जानने वाले हैं, आप उसकी फिक्र न करें। अभी देखिए प्यूरिन, पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, फिर तो उनका सारा का सारा स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करेंगे, उसको जानेंगे, फिर उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारी चीज डिटेल में करने वाले हैं। फिलहाल उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम ले रहे हैं। तो प्यूरिन बेस की अगर मैं बात करूं तो प्यूरिन बेस भैया कितने होते हैं, हमारे 2 एग्जाम्पल हैं प्यूरिन बेस जो पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, उसमें केवल 2 होते हैं, 2 के अलावा तीसरा नहीं होता है। वो कौन कौन से होते हैं भाई, वो होते हैं हमारा पहला होता है एडेनिन। कौन सा होता है, एडेनिन। और दूसरा होता है हमारे पास ग्वानिन। एडेनिन, ग्वानिन। भाई एडेनिन को हम दिखाते हैं ए से और ग्वानिन को दिखाएंगे जी से। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भाई, प्यूरिन बेस कितने होंगे, 2। कौन से, एजी। एजी प्यूरिन है, कौन सा है, एजी। ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पिरिमिडिन बेस कितने पाए जाते हैं, तो पिरिमिडिन बेस पाए जाते हैं भैया 3 अपने पास। कितने पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे। 3 पिरिमिडिन बेस पाए जाते हैं, और 3 कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी हम लिख देते हैं। पहला होता है हमारे पास साइटोसिन, साइटोसिन होता है, ठीक है सर। दूसरा हमारे पास यूरेसिल होता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो थायमिन होता है, थायमिन होता है। तो भाई 3 हमारे पास पिरिमिडिन बेस हो गए। साइटोसिन को सी से दिखाते हैं, यूरेसिल को यू से दिखाते हैं, और थायमिन को टी से दिखाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है पिरिमिडिन बेस कितने पाए जाते हैं, 3। कट याद रखो, CUT कट, एजी कट, जैसे हेयर स्टाइल हो गई है ना, उसी टाइप का हो। एजी कट मतलब प्यूरिन आपका एजी हो गया, और पिरिमिडिन मतलब CUT कट। आपको याद रखना है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। भाई अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कितने हैं, 2 हैं। एक डीएनए है और दूसरा आरएनए। अगर मैं इनमें ही बात करना चाहूं कि कौन आपका डीएनए में पाया जाएगा और कौन आपका आरएनए में पाया जाएगा, क्या हम बता सकते हैं, सर बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए सर बताने की कोशिश करना। राइबोज के नाम से पता चल रहा है आरएनए में पाया जाएगा। राइबोज कहां पाया जाता है, राइबोज शुगर जो है कहां पाई जाएगी भैया, आरएनए में पाई जाएगी। तो डीऑक्सीराइबोज कहां पाई जाएगी, डीएनए में पाई जाएगी। बस इतनी सी कहानी। चलो भाई कौन कहां पाया जाएगा वो भी हम अभी डिसाइड कर लेते हैं, ताकि डिटेल में फिर पढ़ सके वहां पर, है ना। तो भाई पेंटो शुगर हमारे पास 2 है। पेंटो शुगर कितनी है, 2 है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर हम राइबोज शुगर लेंगे, और अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डीऑक्सीराइबोज शुगर लेंगे, और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो राइबोज शुगर लेंगे। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर हमारे नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, ओवरऑल 5 है। एजी कट, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, यही तो होता है। सॉरी, ये हमारे पास 5 हैं। अब इन 5 में से कि 5 दोनों जगह पाई जाती या कोई स्पेसिफिक है, नहीं भी 4 पाई जाएंगी, किसमें, आपकी डीएनए में, और 4 ही रहती है हमारे पास कहां पर, आरएनए में। अब हमारे पास ओवरऑल कितनी है, 5। अब इनमें से 5 में से कोई 4 है तो डीएनए में एक नहीं होगी कोई सी भी,
आरएनए में भी कोई सी एक नहीं हुई। अब वो कौन सी नहीं होती वो जान लेते हैं। मैं यहाँ की बात करता हूँ पहले, किसकी? एडेनिन की। एडेनिन कहाँ पाया जाता है सर? डीएनए में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, डीएनए में आपका पाया जाता है। आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। भाई जो एडेनिन है हमारा, एडेनिन डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में मिलेगा। और अगर ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन आपका डीएनए में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। भाई इसका मतलब ये हो गया प्यूरिन बेस जितने भी हैं, जितने का दो ही हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, ये दोनों आपके डीएनए में भी होंगे, ये दोनों आपके कहां पर होंगे? हम बोल सकते हैं आरएनए में भी होंगे। तो एडेनिन और ग्वानिन डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं भैया पिरिमिडिन बेस की। पिरिमिडिन बेस कितने हमारे पास? पिरिमिडिन बेस है हमारे पास कितने? 3। अगर साइटोसिन की बात करें तो कहां पाया जाता है भैया? डीएनए में पाया जाता है, साथ ही साथ आरएनए में भी पाया जाता है। तो साइटोसिन जो होता है वो डीएनए और आरएनए ये भी दोनों में पाया जाता है। 3 तो हो गए सर दोनों में पाए जाने वाले। अब 2 बचे हैं, इनमें से कौन सा कहां पाया जाएगा? अगर मैं बात करूं यूरेसिल की, भैया यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता। अगर मैं बात करूं थायमीन की, थायमीन केवल डीएनए में पाया जाता है, ये आरएनए में नहीं पाया जाता। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई एक बार फिर से देख लो, यहां पर ध्यान रखना है यूरेसिल केवल आरएनए में मिलेगा, थायमीन केवल डीएनए में मिलेगा। अगर आप थायमीन को आरएनए में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, यूरेसिल को आप डीएनए में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। हालांकि इन दोनों के स्ट्रक्चर जब देखते हैं ना तो बिल्कुल सेम टाइप के होता है, बस अंतर एक ही होता है, एक CH3 का। जो हमारा थायमीन है इसमें एक CH3 ज्यादा होता है, यूरेसिल में एक CH3 कम होता है, बस इतने का स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। इन सबके स्ट्रक्चर हम जानने वाले हैं अगली क्लास में। बहुत छोटे छोटे से लेक्चर बना रहा हूँ, आपको जल्दी से हो जाए, कवर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो और विद इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ते रहें। तो देखिए पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या जाना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। भाई हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है क्योंकि एक पॉलीमर होता है। अब इसका अगर मोनोमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होगा भाई? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। अगर न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें तो भाई न्यूक्लियोटाइड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप मतलब PO4 नेगेटिव हो गया, ठीक है सर। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो 2 चीजें मेरे को मिलती हैं यहाँ से, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा पेंटोस। यानी पेंटोस का नाइट्रोजनस बेस मिला दो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में आप फॉस्फेट ग्रुप मिला दो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलाते चले जाओ न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें भाई नाइट्रोजनस बेस की, नाइट्रोजनस बेस सर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन बेस होते हैं, दूसरे पिरिमिडिन बेस होते हैं। प्यूरिन बेस के एग्जांपल क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन बेस के एग्जांपल है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। वहीं पर अगर हम बात करें पेंटोस शुगर की तो पेंटोस शुगर हमारे पास 2 होते हैं, एक राइबोस शुगर और दूसरी डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर का फॉर्मूला C5H10O5, ये आरएनए में मिलेगा। डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O4, एक ऑक्सीजन कम होता है। ये कौन से कार्बन से होता है, कहाँ होता है, ये सब जानने वाले हैं। कार्बन नंबर 2 से हमारा एक ऑक्सीजन गायब होता है और इनका सबका स्ट्रक्चर भी जानने वाले हैं ना। तो अगली क्लास में हम जानने वाले हैं पेंटोस शुगर और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम जानेंगे नाइट्रोजनस बेस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम जानेंगे इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाया जाता है। फिर हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से पूरा न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, बाकी फ्रेंड्स को बताते रहिए, ठीक है ना। तो अगले क्लास में मिलते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगली क्लास में बहुत ही अच्छी क्लास के साथ मिलने वाले हैं। चलिए करते रहिए भाई, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।